हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और आपकी यूपी टेट सीडीपी की क्लास पे। क्लास नंबर आज आपकी होगी 21 और आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल जो आपके हैं वो चैप्टर कितने हैं? 5 चैप्टर्स हैं जो सीडीपी के सेक्शन में आपको दिए गए हैं यूपी टेट में, है ना। तो कंप्लीट सीडीपी आपको मैंने कराने का बोला था और 3 चैप्टर्स आपको करा दिए। ये चैप्टर नंबर 4 है, इसके बाद एक चैप्टर और रह जाएगा, लेकिन ये बहुत छोटा चैप्टर नहीं है। 2-3 क्लासेस हमें लगेंगी इसको कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको सारी सीडीपी की एक साथ वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपका सिर्फ यूपी टेट ही नहीं, सी टेट या कोई भी टेट एग्ज़ाम आप देते हो वहाँ पर इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारी टॉपिक्स मैंने आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक डिटेल में करवाए हैं जो भी आपके सिलेबस में आते हैं, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के जो आपका ये चैप्टर नंबर 4 है, ये एजुकेशनल इंक्लूजन से रिलेटेड है, यानी कि शैक्षिक समावेशन से संबंधित है। तो क्या शैक्षिक समावेशन होता है, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे कि शैक्षिक समावेशन होता क्या है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक समावेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो शैक्षिक समावेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी भाषा से हों, किसी भी धर्म से हों, जाति से हों, लिंग से हों, या उनकी कोई भी आर्थिक स्थिति हो, कोई भी उनकी शारीरिक क्षमता हो, कैसी भी मानसिक क्षमता हो, वो सब क्या हों, उससे अलग हों। ठीक है, अलग अलग धर्म के हों, जाति के हों, भाषा के हों, लिंग के हों, उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी अलग अलग हो। ठीक है, तो उन सभी अलग अलग बैकग्राउंड से, चाहे वो अलग अलग बैकग्राउंड किसी भी तरह का हो, उससे आए बच्चों को समान अवसर देकर समान विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशन या इंक्लूज़न है, या आप कहेंगे शैक्षिक समावेशन है। यानी कि किसी भी धर्म का बच्चा हो, किसी भी जाति का बच्चा हो, ठीक है, किसी भी उसकी कैसी भी आर्थिक स्थिति हो, मेल हो फीमेल हो, सभी बच्चों को क्या है, एक जगह पर समान अपॉर्चुनिटी देकर शिक्षा दी जाए, वही क्या होती है आपका समावेशन या एजुकेशनल इंक्लूज़न कहलाता है। आगे अगर मैं बात करूँ तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें कोई भी बच्चा भेदभाव का शिकार ना हो और सभी को साथ पढ़ने का बराबर या समान जो है अवसर मिले, तो वो आपका क्या होता है, शैक्षिक समावेशन होता है या समावेशी शिक्षा यही होती है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि सबके लिए शिक्षा होती है, एजुकेशन फॉर ऑल होती है, भेदभाव रहित शिक्षा होती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन बच्चों में नहीं किया जाता, समान अवसर बच्चों को दिए जाते हैं, किसी भी तरह का बच्चा हो सबको सेम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामान्य विद्यालय में अध्ययन करवाया जाता है। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं, जिनको हम CWSN कहते हैं, उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ, जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाया जाता है सेम क्लासरूम में, सेम स्कूल में। और बाल केंद्रित शिक्षण होता है, बच्चे की रुचि, योग्यता, इन सब पर आधारित शिक्षण होता है। ठीक है, बच्चे को सेंटर में रख के बच्चे को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षण किया जाए तो वो बाल केंद्रित शिक्षण होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है जिसमें बच्चा मुख्य फोकस होता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि इसमें के बारे में इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ें हैं। समावेशी शिक्षा यानी कि हमारा हो गई इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे अगर हम बात करें तो इसमें आपका आ जाता है ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी। ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी का क्या मतलब है? ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी का मतलब है किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी का क्या मतलब है, कि कोई भी बच्चा अछूता ना रहे शिक्षा से, है ना, वंचित ना रहे, इसका ये मतलब होगा। RTE जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, समावेशी शिक्षा को क्या देता है, बढ़ावा देता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, शैक्षिक समावेशन की पहचान क्या है, इसकी या फिर इसकी विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो इसके अंदर देखो, समान अवसर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आता है, समान अवसर। हर बच्चे को सीखने का समान अवसर दिया जाए। ये किसके अंदर होता है, इंक्लूज़न में होता है, कि हर बच्चे को जो है समान अवसर आपका दिया जाए। ठीक है, किस में होता है, इंक्लूज़न में, यानी कि समावेशन में होता है। आगे बात करें, भेदभाव रहित वातावरण होता है, अर्थात जाति, धर्म या लिंग के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। किसमें, समावेशी कक्षा में। विविधता का सम्मान किया जाता है, इस बात को अंडरस्टैंड किया जाता है कि हर बच्चा क्या है, अलग है। ठीक है, इस बात को अंडरस्टैंड किया जाता है
कि जो हर बच्चा है वो अलग होता है, तो उसकी अलग अलग जो नीड्स होती हैं उनको उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा होती है, शिक्षा बच्चे की आवश्यकता और रुचि योग्यता के अनुसार होती है। सहयोगात्मक अधिगम होता है, जिसमें ग्रुप लर्निंग आती है और आपका पीयर लर्निंग आती है कि बच्चे साथ में या ग्रुप में रहकर सीखते हैं, वो सहयोगात्मक अधिगम होता है। सामान्य विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल स्कूल में उनको एजुकेट किया जा रहा है, सामान्य ही विद्यालय में उनको शिक्षा दी जाती है। विशेष बच्चों को अलग विद्यालय में ना रखकर सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाता है। अब अगर हम बात करें इसी में आगे कि जो शैक्षिक समावेशन होता है, जो एजुकेशनल इंक्लूजन होता है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखो, हर टॉपिक ये आपके सिलेबस से उठाया हुआ है और आपके एग्ज़ाम को देखते रखते हुए पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, जिनसे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो हर एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। शैक्षिक समावेशन में एक आता है सामाजिक समावेशन, ठीक है, सोशल इंक्लूजन। इसका मतलब है समाज के सभी वर्गों को साथ जोड़ना, कि समाज के किसी भी वर्ग से बच्चा आया है, सामान्य वर्ग से, पिछड़े वर्ग से, ठीक है, और आपका जो भी वर्ग होते हैं अलग अलग समाज में, सभी को एक साथ लाकर शिक्षा देना सामाजिक समावेशन में आता है। इसके बाद इसमें एक शैक्षिक समावेशन आता है, सभी बच्चों को समान शिक्षा देना, ठीक है। एक हो गया सामाजिक रूप से सब बच्चों को साथ लाना, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, जाति से हों, एक समान रूप से उनको शिक्षा देना, ये शैक्षिक समावेशन आता है। तीसरा समावेशन इसमें शारीरिक समावेशन होता है, इसका मतलब है दिव्यांग बच्चों को सामान्य कक्षा में शामिल करना, ठीक है। शारीरिक समावेशन यानी कि जो दिव्यांग है, कोई देख नहीं पा रहा है या कम देख पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है या कम सुन पा रहा है, या कोई अपंग है बच्चा, उन सभी बच्चों को एक साथ सामान्य कक्षा में शामिल करना। भावनात्मक समावेशन यानी कि बच्चों को प्रेम, सम्मान और सुरक्षा देना, उनको एक ओपन स्पेस देना, अच्छा फील कराना, ठीक है, उनको प्रेम से, रिस्पेक्ट से अच्छा फील कराना, ये भावनात्मक समावेशन, इमोशनल इंक्लूजन में आता है। सांस्कृतिक समावेशन में क्या आता है कि अलग अलग भाषाओं से, संस्कृतियों से बच्चे आए हैं, सभी का सम्मान करना, सभी को इम्पोर्टेंस देना, रिस्पेक्ट देना, ये सांस्कृतिक समावेशन में आता है। तो ये टाइप्स ऑफ इंक्लूजन थे, समावेशन के प्रकार थे, जो हमने अभी देखे हैं। आगे अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये जो शैक्षिक समावेशन है, ये किस तरह से किया जा सकता है, इसकी क्या मेजर्स या रेमेडीज़ हो सकते हैं, ये आप देखिएगा। तो शैक्षिक समावेशन किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण इसमें होना चाहिए, शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, सभी बच्चों के प्रति शिक्षक का जो है समान व्यवहार होना चाहिए, और एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए बच्चों के प्रति, संवेदनशीलता होनी चाहिए कि वो जो है बच्चों की बात को सुने और समझे, ठीक है, और एक उन्हें ऐसा फील कराए कि हाँ टीचर उनको समझता है। तो ये उसके प्रति बच्चों के, टीचर को बच्चों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, सभी बच्चों के प्रति शिक्षक का समान व्यवहार होना चाहिए। इसके अलावा कुछ विशेष शिक्षण सामग्री की भी ज़रूरत होती है शैक्षिक समावेशन के लिए, जैसे ब्रेल, जो बच्चे देख नहीं सकते वो ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो उनके लिए पूरी व्यवस्था, जिस टाइप के पेपर पे वो लिखते हैं और जिसके द्वारा ब्रेल लिखी जाती है ना, वो सारी व्यवस्था हो। हियरिंग एड्स हो सुनने में, जिनको कम सुनाई बच्चों को देता है, तो उनको सही से आवाज़ आ सके, उसके लिए हियरिंग एड्स, चार्ट्स, मॉडल्स, जिससे बच्चों को समझने में और पढ़ने में सुविधा हो, ये विशेष शिक्षण सामग्री में आता है। इसके अलावा सहपाठी का सहयोग है ना, एक दूसरे के बच्चे क्या करें, पढ़ाई में सहयोग करें, जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करें, सहयोग करें, वो उनका भी सहयोग ज़रूरी होता है। जो पाठ्यक्रम या करिकुलम हो वो फ्लैक्सिबल यानी कि लचीला होना चाहिए, वो रिजिड नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, वो थोड़ा लचीला हो, कि अगर थोड़ा 19-20 भी हो जाए, इधर उधर की चीज़ें उससे रिलेटेड भी बच्चों को पढ़ा सके, है ना, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर अगर चीज़ पढ़ानी है तो उसी पर स्टिक रहें या रिजिड रहें, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण बहुत ज़रूरी है। शैक्षिक समावेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू चीज़ें सिखाने की कोशिश करना, आईसीटी और टेक्निकल सहायता के द्वारा, ठीक है, जिसमें आपकी पीपीटीज़ वगैरह आती हैं, और आईसीटी के द्वारा चीज़ों को बच्चों को समझाना, बच्चों तक पहुंचाना,
ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें आती हैं। साथ ही साथ बाधा रहित विद्यालय, बैरियर फ्री स्कूल हो। इसका क्या मतलब है, जैसे बच्चों की सुविधा के लिए स्टेयर्स भी हों, रैंप भी हों, रेलिंग्स हों, अगर जिनको बच्चों को चलने में समस्या है वो उसको पकड़ कर चल पाएँ। और टॉयलेट्स भी एक्सेसिबल हो, ऐसा नहीं है कि एक तो लड़के लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स हों, एक्सेसिबल हो, यानी कि उनकी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो कि बच्चे आसानी से उन तक, ऐसा भी नहीं कि पहुँच ना पाएँ। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे बात करते हैं अपवंचित वर्ग के बारे में कि डिसएडवांटेज ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, अपवंचित या डिसएडवांटेज ग्रुप कौन से होते हैं? वो वर्ग होते हैं जिन्हें सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक अवसर कम मिल पाते हैं, किन्हीं भी कारणों की वजह से, है ना। या तो आर्थिक कारणों की वजह से, आर्थिक रूप से कहीं उन पर कमी है तो उनको कम अवसर मिल पाते हैं, पढ़ने के अवसर उनको कम मिल पाते हैं, या समाज में एक समान रिस्पेक्ट मिलने के या समान अवसर मिलने के भी अवसर कम मिल पाते हैं। तो वो वर्ग जो भी सामाजिक रूप से कम अवसर उनको मिल रहे हैं, यानी कि वो सोशल नहीं हो पा रहे हैं, समाज में लोग उनको महत्व नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब वो सामाजिक रूप से क्या है, वंचित है। कुछ आर्थिक रूप से अगर बहुत ही खराब स्थिति है आर्थिक रूप से, तो वो आर्थिक रूप से उनको कम अवसर मिल पाते हैं, वंचित रहते हैं। और शैक्षिक अवसर अगर किन्हीं को कम मिल पाए तो वो भी वंचित वर्ग होता है, जिसमें गरीब बच्चे आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, बालिकाएं आती हैं, SC ST OBC वर्ग के छात्र छात्राएं आती हैं, अल्पसंख्यक वर्ग आता है, और दिव्यांग बच्चे आते हैं। तो ये भी इनमें याद रखना कि अपवंचित वर्ग में, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में कौन कौन से कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, दिव्यांग बच्चे आते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग आता है, SC ST OBC आता है, गर्ल्स आती हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और गरीब बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बात करें कि भाषा के आधार पर कैसे समावेशन कर सकते हैं आप, कैसे कक्षा में अलग अलग बच्चों की भाषाएं होती हैं उनको एक साथ आप ला सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो भाषा के आधार पर कुछ समस्या ज़रूर कक्षा में आती हैं, जैसे अलग मातृभाषा होना, बच्चों की जो मदर टंग है वो अलग होना। मान लीजिए कोई किसी की मदर टंग उर्दू है, किसी की मदर टंग हिंदी है, किसी की इंग्लिश है, किसी की पंजाबी है, इस तरह से हिंदी या अंग्रेज़ी को समझने में कठिनाई उसको होगी जिसकी हिंदी या इंग्लिश मातृभाषा नहीं है। ठीक है, आगे बात करें तो क्या समाधान हो सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। ये तो नई एजुकेशन पॉलिसी में भी बोला गया है, बताया गया है कि जो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा होगी, इनिशियल बच्चे की जो एजुकेशन होगी वो मदर टंग में होनी चाहिए। साथ ही साथ द्विभाषिक शिक्षण, ये नहीं कि आप सिर्फ, ठीक है उसकी मदर टंग तो है ही, लेकिन सिर्फ उस पर फोकस ना करके एक और ऐसी लैंग्वेज को लाइए जो सभी बच्चों को और सिखाई जा रही हो। यानी कि जो अगर एक और लैंग्वेज आप ले आते हैं मदर टंग के अलावा, मान लीजिए वो इंग्लिश है, अब वो आप सब बच्चों को सिखा रहे हो, लेकिन हिंदी, उर्दू, पंजाबी तो सबको आप नहीं सिखा सकते एक साथ। तो कोई ऐसी सेकेंड लैंग्वेज आप लेकर आइए जिसको सभी बच्चों को आप सिखा सकते हो और फिर उससे बच्चों को समझा सकते हो। तो द्विभाषिक शिक्षण होना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए शिक्षण के दौरान, जिससे बच्चे आसानी से आपकी बात को समझ पाएँ। NEP 2020 की बात हम कर ही रहे हैं कि कक्षा 5 तक इन्होंने मदर टंग में एजुकेशन देने पर जोर दिया है। कक्षा 5 तक आप मातृभाषा पर ही बच्चों की फोकस करिए, उसी में बच्चे को एजुकेशन दीजिए। अगर बात आगे करें धर्म के आधार पर कैसे समावेशन है, क्या समस्याएं आती हैं, तो धार्मिक भेदभाव कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई, तो इस तरह से धार्मिक भेदभाव और अलगाव बच्चों में, अगर टीचर या स्कूल के द्वारा अगर ऐसे धार्मिक भेदभाव किया जाता है तो बच्चों में एक अलगाव आ जाता है कि हाँ, बच्चों में भी एक ऐसी हीन भावना आने लगती है एक दूसरे के प्रति। तो ये समस्या आती है धर्म के आधार पर समावेशन करने में। लेकिन समाधान क्या हो सकता है कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हो, शिक्षा किसी धर्म को ध्यान में रखते हुए ना हो, ना धर्म पर फोकस करते हुए हो, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, कि सब धर्मों के बच्चों को किसी को भी अफेक्ट ना करे, आराम से वो शिक्षा ग्रहण करें। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी से समान, सभी धर्मों के बच्चों से समान व्यवहार होना चाहिए। इस सच्चाई को कोई नहीं झुकला सकता कि सब बच्चे अलग धर्म से, मतलब बच्चे जो हैं क्लास में कुछ बच्चे अलग धर्म से हैं, कुछ अलग जाति से हैं, कुछ की अलग भाषा है, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो क्या किया जा सकता है कि सभी को इक्वली आप बच्चे को माने और धर्म को भी सबको समान आप माने, सब बच्चों से समान बिहेव करें। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ तक इतने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब आगे की जो पॉइंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कोशिश मेरी ये है कि जून में आपको, ऑफकोर्स 3-4 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है यूपी टेट का, आपको सारा सिलेबस करा दें। ठीक है, लेकिन अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। यूपी टेट हो या सितंबर का CTET हो, सभी में आपके CDP आना है और सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं।
अगर टेलीग्राम से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप सिलेक्शन मेट के टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। सिलेक्शन मेट जो है हमारा मेन चैनल है, वो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपको सारी अपडेट देता है। कोई वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी आ रही है और कौन सा आपका रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन सी एग्ज़ाम डेट आ रही है, वो सारी अपडेट देते हैं। और एग्ज़ाम से पहले आपको प्रैक्टिस क्लासेस भी प्रोवाइड कराता है सिलेक्शन मेट, उस पर भी जुड़ जाना, जो कि हमारा मेन चैनल है और उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया या आपका एग्ज़ाम रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट में जाना और अपने डाउट को वहाँ पर हमसे पूछ आप सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी और आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता। अगर आप स्पेसिफिक यूपी से बिलोंग करते हैं, आपने बीएड या बीटीसी कुछ भी किया है, अगले साल इलेक्शन का साल है, तो पूरे चांसेस हैं कि आपको वैकेंसी देखने को मिले। और वैकेंसी कितनी मिले ये कोई नहीं बता सकता, ज़्यादा होंगी या कम होंगी। अगर कम होंगी तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा और सिर्फ उसी का होगा जो लगातार काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है कंसिस्टेंसी से, बिना वैकेंसी के भी अपनी तैयारी जिसने नहीं छोड़ी। तो अपनी तैयारी को ज़्यादा टाइम दो और अपने आप को टाइम दो, वीक टॉपिक्स पर काम करो। थैंक यू सो मच।